हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और मेरे वीडियो अगर वास्तव में आपको पसंद आ रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आज जो है हम लोग इसके पहले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैं बताया था कूलाम का नियम मैं बताया था। कूलाम के नियम में मैं बताया था कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस तरह से हम लोग सिद्ध करके निकाले थे, मैंने दिखाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या था R², और यहाँ मात्रक में लिखा था न्यूटन। ठीक है, ये आपका कूलाम का नियम था और जिसमें आपको 2 बिंदु आगे से यहाँ लिया गया था। ठीक है, और ये पहले को हमने Q1 माना था, दूसरे को Q2 माना था और इनके बीच की दूरी क्या था R था। ठीक है, और इन पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं। तो कार्य मतलब आकर्षण कब कर लगेगा, तो जब दोनों ये विपरीत आवेश होंगे तब आकर्षण बल कार्य करता है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब कार्य करता है, जब ये दोनों आवेश सेम चिन्ह के होते हैं। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, माइनस माइनस है तभी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह से कूलाम के नियम का हम लोग निरूपण किए थे और F बराबर 1/4 R² के आया था। और इसके बाद हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 के का आंकिक मान निकाला गया था, उसका मात्रक मैं बताया था और साथ ही साथ उसकी बीमा भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज थोड़ा सा इसी में यह आपका कूलाम का नियम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही मैं नोट लिखवा दे रहा हूँ, कुछ विशेष को भी देख लेते हैं। यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम जैसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम क्या होते हैं, जैसे कांच होते हैं। कांच हो गया, जल हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया इत्यादि। यानी आप लिखेंगे कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो वो तब क्या होगा कि तब लगने वाला बल कूलाम के नियम से ध्यान दीजिएगा। तब लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम अभी आप पढ़े थे इसके पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ क्या लिख देंगे के और Q1 Q2 बटे R² के। ध्यान दीजिएगा क्या मैं किया हूँ और मात्रक लिख देते हैं न्यूटन। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान जैसे मैं लिखवाया हूँ, यदि दोनों बिंदु आवेश मतलब Q1 Q2, यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम, यानी इनके बीच में के परावैद्युतांक वाला माध्यम और के परावैद्युतांक वाले माध्यम क्या होते हैं, जैसे कांच, इनके बीच में कांच रख दिया जाए, इनके बीच में जल रख दिया जाए, इन दोनों आवेशों के बीच में कागज रखा जाए या इन दोनों आवेशों के बीच में तेल रख दिया जाए, तब लगने वाला जो बल होता है वह कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R² के बराबर होता है। इस
सूत्र में ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में देखिए तो इसके ये सूत्र और इस सूत्र में अंतर क्या है? बस जब दोनों आवेशों के बीच कोई k परावैद्युतांक वाला माध्यम रखिएगा तो एप्सिलॉन 0 तो रहता ही है, बस वहीं k बढ़ा दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। एप्सिलॉन 0 तो हर जगह ये है, केवल जब k परावैद्युतांक वाला माध्यम जब रख दीजिएगा तो वहाँ k बढ़ा दीजिए, कैपिटल K। ठीक है, इस सूत्र में एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। अर्थात देख सकते हैं एप्सिलॉन 0 के बराबर किसके? एप्सिलॉन के। और यहाँ से अगर हम k का मान निकालें तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल K है ये, कैपिटल K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन बराबर माध्यम की k परावैद्युतांक वाले माध्यम की, या कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ध्यान दीजिएगा, यानी मैं यहाँ नीचे क्या किया हूँ, इस सूत्र में एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जाता है, तो एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन दीजिएगा। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन हो जाता है और एप्सिलॉन 0 भाग हो जाएगा तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, कोई पूछे एप्सिलॉन क्या है तो आप बताएंगे माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम क्या है? जैसे k परावैद्युतांक वाला माध्यम है तो k परावैद्युतांक वाले माध्यम की विद्युतशीलता है। यानी माध्यम मतलब अगर कांच होगा तो कहिएगा कांच की विद्युतशीलता, अगर कागज रखते हैं इन दोनों के बीच में तो कागज की विद्युतशीलता, अगर हम तेल रखते हैं तो लिखेंगे तेल की विद्युतशीलता, अगर कागज रखते हैं तो कागज की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, एक निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या है? परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम की का परावैद्युतांक जो होता है, ये यहाँ के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो कहने मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता तथा एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को के बराबर होता है। किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो परावैद्युतांक बराबर लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे एप्सिलॉन 0 को क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान देंगे, यानी परावैद्युतांक k को हम परावैद्युतांक करते हैं और परावैद्युतांक बराबर किसके होता है? माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। इस तरह से हम परिभाषा बता सकते हैं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है।
बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक आप देखते हैं, परावैद्युतांक को के से लिखते हैं, कैपिटल के है तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा नीचे वाले निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो है टिप्पणी के रूप में कभी पूछ दिया जाता है या अति लघुत्तरी में आप यही कहिएगा, किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसी माध्यम, जिस माध्यम का वो परावैद्युतांक होता है उसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला हेडिंग देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत बल जो होता है कूलाम के नियम में आता है और गुरुत्वाकर्षण बल किस में आता था, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में आता था। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम आपको बताया गया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैद्युत बल क्या होता है, तो वैद्युत बल के बारे में बताया गया था कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कैसे करेंगे, तो पहले पॉइंट पर हम लिख रहे हैं, वैद्युत बल में क्या क्या होता है, वैद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है। वैद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है, यानी वैद्युत बल के लिए आवेश चाहिए, वैद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला नियम, पहला समझ लीजिएगा, वैद्युत बल किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर। वैद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपको बताया गया था कूलाम का नियम, इसमें हम लोग दो आवेश लिए थे, एक आपका Q1 था, एक Q2 था और इनके बीच की दूरी R था और इस पर लगने वाला जो बल निकाला गया था तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे किसके था, R² के। ये वैद्युत बल के लिए है। तो किसके लिए है बाबू, ये वैद्युत बल आता है। तो वैद्युत बल किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर। और गुरुत्वाकर्षण बल देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे, तो आपको याद होगा जब 9th में बताया गया था, फर्स्ट ईयर में भी बताया गया, ये दो पिंड होते हैं, इनके द्रव्यमान M1 और M2 होते हैं और इनके बीच की दूरी R, और इस पर एक इसमें कौन से बल कार्य करते हैं, ये आकर्षण बल कार्य करता है। यह प्रोपोर्शनल होता था M1 M2 बटे किसके, R²। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है, वैद्युत बल के लिए आवेश चाहिए, जब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए द्रव्यमान चाहिए। तो मैं लिखा हूँ वैद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं वैद्युत बल में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है, वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि
गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ये दो अंतर है, समझने के लिए बस इसको आपको लिखना था और इसको समझाना था। तो वैद्युत बल किस पर निर्भर कर रहा है? आवेशों पर। जब गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। वैद्युत बल में आकर्षण, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। देखिए आपके सामने अगला हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आप कैसे करते हैं? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेश है Q1 और Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। और Q1 से Q2 पर लगने वाला बल है वेक्टर F21। चूंकि Q1 के कारण Q1 से Q2 पर लगने वाला बल है F21 और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है? F12। याद रखिएगा, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 यानी विपरीत दिशा में, यानी ये लगा रहा है इस पर, तो चूंकि इस पर लगा रहा था तो Q2 पर लगा रहा था, दो वाले पर, तो मतलब यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा F21। कौन? F21 क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगने वाला बल F2 है। अब कौन लगा रहा था? तो Q1 लगा रहा था, इसलिए F21। और Q2 के कारण लगने वाले बल को, चूंकि Q2 किस पर लगा रहा था? तो F1 पर लगा रहा था। तो कौन बल लगा रहा था? तो Q2, इसलिए तो वो वेक्टर F12 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के, जानेंगे माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के, यानी एक ही चिन्ह का मतलब क्या? इन दोनों के चिन्ह या तो धन में होंगे या तो ऋण में। तो Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश, एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से देखेंगे। Q1 और Q2 एक ही बिंदु आवेश है, एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब क्या करेंगे? ये हमने लिख दिया कि माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। माना लिखेंगे, माना Q1 आवेश के कारण ध्यान दीजिएगा, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, माना Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल आप देख सकते हैं। Q1 के कारण क्या है? वहाँ पे लिख सकते वेक्टर F21 क्यों लिख रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं वेक्टर F21 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि Q1 के कारण Q2 पर लग रहा था, तो Q1 लगा रहा है Q2 पर, तो Q2 पर लगने वाला बल तो F2 होगा, लेकिन कौन लगा रहा था? Q1, इसलिए F21 लिखेंगे। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है। तब कूलाम के नियम से क्या होता था? सूत्र कूलाम का नियम क्या था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे किसके था? r² के।
जब सदिश रूप में लिख रहे हैं तो लगने वाला बल क्या F21 वेक्टर यहाँ लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा कि यहाँ से यानी ये इस पर लगा रहा है तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वेक्टर R का मान, यानी इसको हम लिखेंगे एकांक वेक्टर के रूप में R12। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कौन लगा रहा है बल, Q1 लगा रहा है किस पर, Q2 पर। तो लगने वाला बल तो हो गया, लगने वाला बल F2 तो माना Q1 आवेश के कारण Q2 पर, माना Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो बल यहाँ देखिए छूट गया था, बल है F21। क्यों F21? क्योंकि Q1 लगा रहा है इस पर, तो F21 है, तब कूलाम के नियम से F21 बराबर 1.45 Q1 के, और चूंकि Q1 से लग रहा है तो इस पर जो वेक्टर, जो एकांक वेक्टर की जो दूरी होगी, एकांक सदिश, वह क्या होगा वेक्टर R12। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, आवेश के कारण Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, जब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल निकालो तो वेक्टर F21 लिखे हो, तो ऐसे Q2, अब इस Q2 के कारण ये Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे क्या होगा F12। तो वेक्टर F12 बराबर इसी प्रकार क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R² इंटू, यहाँ आप लिख सकते हैं वेक्टर R21 एकांक वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एकांक वेक्टर यहाँ है तो ये एकांक वेक्टर है, यानी आप लिख सकते हैं जहाँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जहाँ एकांक वेक्टर 1 R12 Q1 से Q2, Q1 से Q2 की ओर, Q2 की ओर इंगित एकांक वेक्टर, इंगित एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर। इस तरह से समझ में आ गया वेक्टर, वेक्टर R या एकांक वेक्टर R12, यानी जहाँ R12 एकांक वेक्टर R12 Q1 से Q2 की ओर इंगित एकांक वेक्टर है, इंगित एकांक वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, जहाँ लिख सकते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण को, लिखेंगे जहाँ एकांक वेक्टर Q1 बराबर क्या Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर, इसी प्रकार Q1 से Q2 था, Q2 से Q1 की ओर इंगित एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके नाम है Q1 और Q2 हैं, और जिनके बीच की दूरी कितनी है, इस मान R है। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 होगा, और Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा F12। यानी आज मैं लिखा हूँ Q1, माना Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तो क्या होगा, चूंकि Q2 पर F2 पर लग रहा है, और चूंकि कौन लगा रहा था तो Q1 लगा रहा था, इसलिए वेक्टर F21 लिख देंगे, और वेक्टर F21 लिखेंगे तो प्लान के लिए 2/4 R²। और चूंकि Q1 से Q2 पर लग रहा था तो इसमें एकांक वेक्टर क्या होगा वेक्टर R12, ये इस पर लगा रहा था, एकांक वेक्टर लेंगे तो इसमें वेक्टर R12, जहाँ वेक्टर R12 Q1 से Q2 की ओर इंगित एकांक वेक्टर है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो
यहाँ लगने वाला बल तो F1 होगा, लेकिन कौन लगा रहा था तो Q2 लगा रहा था, इसलिए F12 लिख देंगे। F12 बराबर 1.5 r स्क्वायर। और इसका एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा r21 सेक्टर नंबर 2 हो गया, जहाँ वेक्टर r21 बिंदु से Q1 की ओर इंगित एकांक वेक्टर है। तो कहने का मतलब यह है, ये आपके यही जो है कूलाम के नियम का जो है क्या सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण इसको आप लिख सकते हैं। फिर इसको आप समीकरण 1 व 2 को कूलाम के नियम को कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती है। सदिश रूप में व्यक्त करती है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समीकरण 1 और 2 जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप में व्यक्त करती है। अच्छा, एक सूत्र आप पढ़े थे, एकांक वेक्टर का सूत्र आपको बताया गया था। तो एकांक वेक्टर r बराबर क्या होता था, वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r लिखते थे, या इसको लिख सकते थे, या लिखने के लिए लिखते थे कि वेक्टर r एकांक वेक्टर r बराबर वेक्टर r बटे r। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिखते थे, क्योंकि एकांक वेक्टर बराबर होता है वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r। तो ऐसे एकांक वेक्टर r बराबर और मॉड वेक्टर r को ही किससे लिखते थे, r से, क्योंकि जब मॉड लग जाता है तो इसका मतलब इसका परिमाण लिखना है। तो आइए अब समीकरण 1 से ध्यान दे सकते हैं। समीकरण 1 का क्या है आपका, तो F21 तो लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे r क्यूब इंटू, और यहाँ लिख सकते हैं 21 बटे r। तो कहने मतलब यह ध्यान दीजिए कि जब हम वेक्टर r बराबर लिखते हैं वेक्टर r बटे वेक्टर मॉड वेक्टर r, तो इसी को अगर हम 21 लिख देते हैं, यहाँ मैं 21 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी क्या होगा 21 होगा। ठीक है, तो 21 यानी कहने मतलब यह है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r 21 बटे r, यानी हमने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया r12 नहीं r12 लेना, पहले ये लेना है ना r12। तो कहने मतलब यहाँ होगा r12, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा r12। देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 कूलाम के समीकरण 1 व 2 जो है वो कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती हैं। और ध्यान दीजिएगा, एकांक वेक्टर r और वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r, और अगर हम 12 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर r12 बटे r के। तो कहने मतलब है एकांक वेक्टर r था ना, r12 की जगह हमको क्या रखना है, हमको ये रखना है। देखिएगा, यह समीकरण 1 में एकांक वेक्टर वो r12 के जगह हमको क्या लिखता है, वेक्टर r12 बटे r। तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा यहाँ तो r² था इंटू, यहाँ हो जाएगा वेक्टर r12 बटे r के, और r का r² में गुणा करिए, हो जाएगा 2m21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे, यहाँ r का r² में गुणा करिएगा तो r³ होगा, I2 क्या हो जाएगा वेक्टर r12। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से भी आप लिख सकते हैं इसको किस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे r³, और क्या 12 की जगह हो जाएगा क्या इंटू 2 1। इस तरह से हम इसका सदिश निरूपण लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा सरसरी निकाय से बस एक लाइन में देख लीजिए, उसके बाद ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। ठीक है, माना Q1 आवेश, ये Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो बल जो होगा, चूंकि यहाँ बल का मान अगर लिखते तो 2 होता है, F2 होता है, लेकिन कौन लगा रहा था Q1, तो इसलिए लिखेंगे F21 और F21 Q2
Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, तब कूलाम के नियम से F21 बराबर 1.4 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर इंटू, चूंकि ये बल एकांक वेक्टर r12 जहां r12 Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है। इसी प्रकार Q2 का आवेश अब Q2 आवेश के कारण तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बल लिखते तो F1 लिखते हैं, लेकिन को लगा रहा था Q2, इसलिए F12 बराबर 1.4 Q1 Q2 बटे और यहाँ से इंगित करने वाला तो 21 हो जाएगा। एक तो जहाँ r एकांक वेक्टर r21 Q2 से Q1 को इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है। तो समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम चूंकि एक सूत्र पढ़े हैं एकांक वेक्टर r बराबर वेक्टर r बटे मान वेक्टर r, या आप लिख सकते हैं कि अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 बटे r होगा, क्योंकि मान का मतलब होता है मान को जब हटाते हैं तो परिमाण होता है। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 का आप उतारेंगे वेक्टर F21 बराबर 1.4 बटा r स्क्वायर, और यहाँ इस टोटल के जगह एकांक वेक्टर r12 के जगह एकांक वेक्टर r12 के जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर r12 बटे r के इसका इसमें गुणा करेंगे और r का r स्क्वायर में गुणा होगा क्या होगा r3, और इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिखेंगे तो जहाँ 21 था तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 12 था क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरह से ये कूलाम के नियम का जो है सदिश निरूपण करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से आपके डेरिवेशन फाइनल होते हैं।